नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 80 और 90 के दशक की मुंबई आज की मुंबई से बिल्कुल अलग थी। तब मुंबई की सड़कों पर अंडरवर्ल्ड के खौफ का राज होता था। आए दिन गोलियां चलती थी। बिल्डरों को, कारोबारियों को, होटल मालिकों को, फिल्मकारों को धमकी भरे फोन आते थे। जबरन उगाही की जाती थी और जो गैंगस्टर्स की बात नहीं मानता था, उनकी मांगे पूरी नहीं करता था, उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था। मुंबई की सड़कें अक्सर खून से लाल हो जाया करती थी। गैंगस्टरों में कानून के प्रति कोई डर नहीं बचा था। ऐसे में मुंबई पुलिस ने एक फैसला किया, गोलियों का जवाब गोलियों से देने का। और फिर एक अलग नस्ल के पुलिस अधिकारियों की पौध उभर कर सामने आई। ये पुलिस अधिकारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पर जाने जाते थे। ऐसे ही हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी किसी ना किसी गैंगस्टर को, गिरोहबाज को खत्म करते थे, गोलियों की जुबान में उन्हें जवाब देते थे। ऐसे ही एक बड़े अधिकारी, जो इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों के बीच सबसे बड़ा नाम उभर कर आया, प्रदीप शर्मा का, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इन्होंने अपने पुलिस के करियर में 112 कथित गैंगस्टरों को खत्म किया। इनके ऊपर अब एक फिल्म आ रही है, अब तक 112। इसके पहले भी कई फिल्में इनके ऊपर बन चुकी हैं, कई फिल्मों में इनके किरदार को रखा गया है। लेकिन इस बार ये जो फिल्म आ रही है, इसमें नया क्या कुछ होगा, ये हम इनसे जानेंगे। और इसके साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनकी शख्सियत के बारे में और इनके पुलिसिया करियर से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों को भी जानेंगे। शर्मा जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। शर्मा जी, आपके ऊपर एक और फिल्म आ रही है, अब तक 112। तो 112 ये जो आंकड़ा है, तो मैं समझ गया कि आपने 112 एनकाउंटर्स किए और 112 में से मुझे लगता है कि शायद 60-70 एनकाउंटर्स खुद मैंने ही कवर किए फील्ड पर। अलग अलग गिरोहों के लोगों को जब आप 90 के दशक में खास करके जब मेरे क्राइम के करियर की शुरुआत हुई थी, तो उस दौरान जब आपसे परिचय हुआ, तो ऐसे कई सारे एनकाउंटर्स मैंने खुद भी कवर किए। इसके पहले भी कई फिल्में आपके ऊपर बन चुकी हैं। मैक्सिमम नाम की फिल्म बनी है, अब तक 56 में आपका किरदार था, और दूसरी फिल्में भी बन चुकी हैं। ये जो फिल्म आ रही है, इसमें आपके बारे में और नया क्या जानने मिलेगा, इसकी कहानी क्या है? अब तक जो फिल्म पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर बनती थी एनकाउंटर्स के बारे में, उसमें एनकाउंटर्स को ज़्यादा अहमियत देते थे। इसमें पर्सनल टच को ज़्यादा अहमियत है कि पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी कैसी होती है, उसके घर वाले कितना सफ़र करते हैं, कैसे ये सब संकटों से कोप अप करते हैं उसकी फैमिली वाले, कैसे पुलिस ऑफिसर बाहर उसका चेहरा अलग होता है, घर में जाने के बाद उसका चेहरा अलग होता है। इस और जो अनटोल्ड स्टोरी हैं, जो आज तक कोई मीडिया में, कोई चैनल में, कहीं कोई बुक में कवर की नहीं गई हैं, वो सब स्टोरीज़ इसमें आने वाली हैं, अनटोल्ड स्टोरी। आपने अनटोल्ड स्टोरीज की बात की। ये बताइए कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, खास करके एक ऐसे पुलिस अधिकारी के तौर पर जिसका रेपुटेशन ऐसा रहा है कि जिसने कई सारे लोगों को अपनी गोलियों से भून दिया, कई सारे कथित अपराधियों को, गैंगस्टरों को मारा है, उसकी निजी लाइफ, उसकी निजी जिंदगी किस तरह की उस काल में थी जब हर दिन आपको किसी को चेस करना होता था, दिन रात एक करके कई बड़ी घटनाएं होती थी, उन केसेस को डिटेक्ट करना होता था, गैंगस्टरों के साथ में आपकी मुठभेड़ होती थी, तो वो दौर कैसा था और उसका आपकी पर्सनल लाइफ पर किस तरह का असर पड़ा? मैं आपको, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई मैं ऐसा दूंगा कि एक एनकाउंटर की बात बताता हूँ। दाऊद का सबसे बड़ा शूटर था सादिक कालिया, जो 22 मर्डर्स में, गैंग वॉर मर्डर्स में इन्वॉल्व था, वांटेड था, पकड़ा नहीं गया था, उसको हम लोग चेस कर रहे थे। तो एक दिन ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो और उसके साथी दादर भाजी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट है कोहिनूर इंस्टीट्यूट के सामने, वहाँ शाम को 5 बजे आने वाला है। तो सोचो कितनी भीड़ होगी वहाँ शाम को 5 बजे। तो मैं और मेरी टीम वहाँ गए। दूर से ही हमको इन्फॉर्मेंट ने बताया, हमारे पास उसका चेहरा भी नहीं था, और वो जाने वाला था मोहन रावले सर, जो एमपी थे, अभी निधन हो गया उनका।
उसको मारने अंबेडकर कॉलेज में मोहन राव लेसर आने वाले थे, उनको मारने ये लोग जाने वाले थे। दाऊद के इंस्ट्रक्शंस थे कि शिवसेना के जो एमपी हैं उनको उस रात को ही मारना है। तो वहाँ इकट्ठा हुए, तो हमारी टीम गई। एनी हाउ सामने से उसने फायरिंग की, पुलिस सेंस करते ही हम लोगों ने फायरिंग की, उसको एडमिट किया कि एम हॉस्पिटल में वो एक्सपायर हो गया। तो अभी मैं ये बताता हूँ, ये तो स्टोरी आ चुकी है कि वो एक छोटा शकील का, दाऊद इब्राहिम गैंग का एक बड़ा शूटर मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन ये छोटा शकील का शूटर गैंग में कैसे आया? पहले सादिक कालिया गौली गैंग में था, तो उस समय ये माहौल था कि अगर गौली को किसकी सुपारी मिलती है, कोई बिजनेसमैन की या राइवल की या किसी कोई बड़े क्रिमिनल की, तो वो ऐसी मीटिंग बुलाता था अरुण गौली। मीटिंग में उसके मेन लोग 10-12 लोग वो मीटिंग अटेंड करते थे। तो वो पूछता था अरुण गौली कि कौन सुपारी लेगा, तो एक एट ए टाइम 5-6 हाथ ऊपर जाते थे। मीटिंग में सादिक काला भी होता था तो उसको चांस नहीं मिलता था। तो इसका एक बहनोई था, इफ्तिखार, शायद इफ्तिखार नाम था, वो छोटा शकील दाऊद गैंग में था, जिसने उसको बोला यार मुझे तो यहाँ आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, कि मुझे यहाँ काम ही नहीं मिल रहे हैं, दूसरे लोग ही काम लेके जाते हैं, तो मुझे शकील गैंग से, दाऊद गैंग से कांटेक्ट करा दो और मुझे वहाँ उनके लिए काम करना है, अपनी गैंग है बोले वो। तो वो इफ्तिखार ने उससे कांटेक्ट करा नहीं, मतलब वहाँ तो इफ्तिखार ने बताया कि मैं तो गौली गैंग में हूँ, मैं कैसे कांटेक्ट करूँगा, तू भी गौली गैंग में। तो उसने एक इस्माइल मलबारी था, उसके थ्रू सादिक कालिया दाऊद गैंग से जुड़ गया। तो छोटा शकील जो दाऊद का लेफ्टिनेंट है, अभी भी है, वो पाकिस्तान में फ़िलहाल वो लोग, तो उसने बोला कि तू गौली से आया है, गौली ने हमारे गैंग में प्लांट तो नहीं किया तुझे, तो तुझे दिखाना पड़ेगा, हमारा भरोसा जीतना पड़ेगा। तो ठीक है, बोले दो मुझे वेपन भेजो, मैं बोलो उसको मारता हूँ। बोले वेपन से तो हर एक कोई मार सकता है, तू चॉपर से मार, जो अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में बोलते हैं पत्रा, तू पत्रे से मार। बोले ठीक है, और बोले तू तेरे बहनोई को मारेगा, क्योंकि वो भी गौली गैंग में। तो मार के देखा तो हमको लगेगा कि तू प्लांटेड नहीं है गौली की तरफ से हमारी गैंग में। तो इस आदमी ने अग्रीपाड़ा एरिया में एक रात को 8 बजे अपने बहनोई को बुलाया और उसको चॉपर से काट दिया। अब ये स्टोरी तो कहीं आई हुई नहीं है। दाऊद के प्रति अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए इसने अपने बहनोई को मार दिया, और घर में जाके अपनी सिस्टर को बोलता है कि मैंने आज ऐसा ऐसा कर दिया, आई एम वेरी सॉरी, और घर छोड़ के चला गया। ये कहानी तो आज तक कभी नहीं आई, बड़ी चौंकाने वाली कहानी है। हाँ, तो ये सब ऐसी अनटोल्ड स्टोरी अब तक 112 है में ये सब हैं अनटोल्ड स्टोरी। जैसे तो आपने टीजर तो बहुत जबरदस्त दिया कि ये कहानी पहले इतने सारे क्राइम रिपोर्टर्स ने आपकी जिंदगी को कवर किया, आपके केसेस को कवर किया, लेकिन कभी नहीं, ये कहानी कभी सामने नहीं आई। नहीं, ऐसी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को भी अरेस्ट किया था जब आप थाने पुलिस में थे, और आपने मुंबई में आकर नागपाड़ा इलाके से उसको घर से उठाकर आप घसीटते हुए लेकर गए थे, इकबाल कासकर को, दाऊद के भाई को। उस वक्त वो ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया था आपने? अभी दाऊद का भाई इकबाल, जो उसका छोटा भाई था, वही एक भाई है जो यहाँ पर है, मुंबई में रहता है। उसको डिपोर्ट किया गया था दुबई से, मुंबई आके फिर सारा के केस में अरेस्ट था वो, वहाँ से बाहर आया। एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था वो थाना में। मुंबई पुलिस तो एकदम सक्रिय थी एज फार एज गैंगस्टर्स इज कंसर्न। तो वो उसने अपना एरिया थाना ग्रामीण वहाँ किया था। तो मैं थाना में पोस्टिंग हुई मेरी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ अभी ये एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। तो पता करते करते, इन्वेस्ट करते करते हम लोग इसके नाम तक पहुँचे कि ये मास्टरमाइंड है इसका। तो हम लोग नागपाड़ा में गए, उसकी सिस्टर के घर में रहता था ये। तो घर के नीचे उसने 7-8-10 लोग लगा के रखे थे। कोई भी पुलिस वाला है, नॉर्मली वहाँ पुलिस वाले कम जाते हैं, क्योंकि कोई भी गया तो पॉइंट आउट हो जाता है। तो मैंने भी 3-4 अपने लोग जो प्राइवेट लोग थे, जो पुलिस में नहीं थे, उनको वहाँ एक 8-10 दिन वॉच के लिए लगाया।
फिर फाइनली एक दिन हम लोग गए तो उसके एक आदमी को लिया और दरवाजे के सामने की होल के सामने खड़ा कर दिया उसको। तो पहले अंदर से देखा कौन है, उसका ही आदमी है। तो दरवाजा खोला, हम लोग अंदर गए तो कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था वो। अच्छा, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ, इकबाल कास्कर देख रहा इकबाल कास्कर देख रहा था। और शालीमार होटल की बिरयानी खा रहा था। शालीमार वही पास का में। मशहूर होटल है, भिंडी हाँ, बाजार के जंक्शन हाँ, पे है। उसकी बिरयानी खा रहा था। मतलब चलो इकबाल भाई, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया। अब बोले सर मैं खा लूँ, बिरयानी खा लूँ। मला बिरयानी आराम से खा लो। तो ज़्यादा कुछ उसने मतलब अरेस्ट को रेजिस्ट नहीं किया था। हम लोग उसको पकड़ के फिर थाने लेके गए केस की। अभी भी 2017 की बात है ये, आज 2025 है, अभी भी वो अंदर ही है। ये बताइए शर्मा साहब कि उससे फिर आपने पूछताछ की तो दाऊद के बारे में उसने किस तरह के खुलासे किए? क्या वो दाऊद के संपर्क में था और दाऊद कहाँ पर मौजूद है, उस बारे में कुछ जानकारी दी उसने? हाँ बताया था दाऊद, उसने बताया था दाऊद पाकिस्तान में ही है। हर महीने दाऊद उसको पैसे भेजता है, मतलब भेजता था अरेस्ट करने से पहले। और जब इसको ज़्यादा कभी पैसे की और ज़रूरत होती थी, दाऊद के इसको फ़ोन आते थे तो फ़ोन लेता नहीं था, ऐसा दिखाता था कि मैं नाराज़ हूँ। तो इसको मनाने के लिए दाऊद इसको रिश्वत देता था और ज़्यादा पैसे भेजता था। और उसका बोलना था कि मैं कभी भी समुद्र किनारे नहीं जाता हूँ। ये सब उसने अपने इंटरोगेशन रिपोर्ट में बताया था। क्यों समुद्र किनारे क्यों नहीं जाता था? कि दाऊद कोई भी शिप भेज देगा और मुझे अगवा कर लेगा कि पाकिस्तान लेके जाएगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। इसके लिए समुद्र के पास नहीं जाता था। हाँ, वहाँ नहीं जाता, ऐसा उसका मानना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ। बात दाऊद की हो रही है। आपने साल 1999-2000 में नाजिम रिजवी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर को अरेस्ट किया था, जिसने फिल्म बनाई थी चोरी चोरी चुपके चुपके। उसमें आरोप ये लगा था कि छोटा शकील ने उसमें पैसा लगाया है। भरत शाह नाम के जो बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म फाइनेंसर थे, वो भी इस मामले में अरेस्ट हुए थे। आप अगर ये बता सकें कि आखिर ये बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड के साथ में ये रिश्ता पनपा कैसे? खाली ये तो फिल्म से ये तमाम चर्चाएं शुरू हो गई और काफ़ी कुछ उस पर कवरेज भी हुआ जब इस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन इन दोनों के बीच ये करीबी आई कैसे? पहले ऐसा बोला जाता था कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनकी डायरी डी गैंग के पास रहती थी। वो लोग डेट्स डिसाइड करते थे कि अभी तुम ये फिल्म करोगे, अभी तक ये फिल्म करोगे। तो वैसे ही नाजिम रिजवी ने शकील से अप्रोच किया और फिल्म में बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, अभी सबका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बड़े बड़े सब लोग को बुलाया गया था, पूछताछ की गई थी और मोस्टली उनको ज़बरदस्ती फिल्म में काम करने को, मतलब फोर्सिबली उनसे काम कराया जा रहा था। फिल्म प्रीति जिंटा थी, प्रीति जिंटा का भी कोर्ट में स्टेटमेंट हुआ था। भरत शाह का पैसा लगा था उसमें, डायमंड मर्चेंट भरत शाह, तो उनको बाद में वो केस में कन्विक्शन भी हुआ है 15-16 महीने का। तो उससे पहले से ये था। लेकिन ये रिलेशन तो देखिए 80 के दशक से। मुझे ये बताइए कि क्या ये फिल्म जगत से जुड़े लोग डर के मारे दाऊद की पार्टियों में, जैसे हम विजुअल्स देखते हैं वहाँ पर नाचना गाना भी ये करते थे, मिलते भी थे, स्टेडियम में बैठकर साथ में फ़ोटो वोटो भी खिंचाते थे, तो ये क्या दाऊद के डर के मारे वहाँ उनसे मिलने जाते थे या इनको खुद को भी अच्छा लगता था या अपनी वहाँ पर उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए खुद से भी जाते थे? क्या होता था? अभी 90s 80s का ऐसा दशक था कि लोगों में ये गैंगस्टर्स भाई बोलते थे उनको, भाईगिरी का मतलब एक मतलब माहौल जैसा हो गया था जी। कोई ब्रेसलेट पहन रहा है, वो भी उस पर भी डी लिखा हुआ है, कोई बेल्ट पहन रहा है, उस पर भी डी लिखा हुआ है। तो कुछ लोग एक शौक से जाते थे, कुछ लोग फोर्सिबली उनको बुलाया जाता था। अच्छा, कई लोग शौक से भी जाते थे और कुछ लोग को फोर्सिबली बुलाया जाता था। जो नहीं जाता था उसको डराया जाता था। जैसे अभी अबू सालिम था, तो दीवानी एक अजीत दीवानी मनीषा कोइराला के जो सेक्रेटरी थे जी। वो ऑफिस में बैठे थे, अबू सालिम के लोग आए, वो केस मैंने ओपन किया था जी। 4-5 लोग आए और उसके सिर में पॉइंट ब्लैंक 2 गोली मारी। जब शूटर्स पकड़े गए, अबू सालिम को यहाँ लाया गया, तो मालूम पड़ा कि ये लोग फ़ोन नहीं उठाते थे अबू सालिम का, डी गैंग का। तो मैसेज भेजने के लिए कि अगर तुम
अभी एक्टर एक्ट्रेसेस तो फ़ोन उठाते नहीं हैं, उनके फ़ोन तो इनके पास रहते हैं, उनके सेक्रेटरीज के पास। तो इसलिए सेक्रेटरी को इसलिए मारा था लिटरली कि हमारा फ़ोन उठाओ। तो ऐसा दहशत का माहौल था उस समय कि अबू सालिम ने एक कैमरामैन से भी एक्सटॉर्शन किया था, उसको भी नहीं छोड़ा था। बाकी तो बात ही अलग है। कैमरामैन तक को, जिसको कि काफी, जो तो मेहनताने के तौर पे बहुत हाँ। कम बताया जाता है कि कैमरामैन को उस दौर में कैमरामैन पैसा को भी अबू सालिम ने छोड़ा नहीं था। सोचो क्या हालत दहशत। होगी। शर्मा साहब, एक बात बताइए, आप 1983 बैच के हैं और आप ही के बैच के एक बहुत मशहूर एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी हुआ करते थे, विजय सालस्कर, जो 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले में शहीद हो गए। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके बीच में आगे चलकर वो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, आपके संबंधों के बीच में ये कड़वाहट आ गई? ये पहली बार कोई आपसे कैमरे पर ये सवाल पूछ रहा है और मैं चाहूँगा कि आप खुलकर इसका जवाब दें। मैं इसका जवाब पूरी तरह खुलकर दूंगा। विजय मेरा दोस्त था। जब मेरी पोस्टिंग 84 में मुंबई हुई तो मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मुंबई आया था, तो मैं उसके घर में रुका था। इतनी हमारी दोस्ती थी। मालवनी में सालस्कर रहता था, उसके घर में रुका था, महीना भर उसके घर में रुका था मैं। अच्छी दोस्ती थी हमारी और आखिर तक दोस्ती थी, लेकिन पब्लिक ने ऐसा, मतलब बाकी ऑफिसर्स ने, मीडिया ने ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया था कि एकदम ये लोग दुश्मन है, ऐसा वैसा। हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंटली बात करते थे। दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन एक कंपटीशन जैसा था। अभी कुछ इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, वो कॉमन होते हैं। अभी कोई इन्फॉर्मेंट ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी तो मालूम पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन किसने दी है। पुलिस डिपार्टमेंट है, कुछ कांस्टेबल उसके हमारे पास होते हैं, हमारी उसके पास होते हैं, तो उनसे मालूम पड़ जाता है। तो फिर वो इन्फॉर्मेंट को तकलीफ देना, ये वो सब कभी वो देता था, कभी मैं देता था। कभी मेरा इन्फॉर्मेंट अरेस्ट होता था, कभी उसका होता था। तो राइवलरी यहीं तक लिमिटेड थी। बाकी तो हम लोग तो इंस्पेक्टर लेवल है, कोई कमिश्नर तो है नहीं कि कुर्सी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेंट्स के ऊपर मतलब पॉजिटिव राइवलरी थी। जी, उस दौर में किसी भी पुलिस अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत उसके इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क होता था, और आज भी कह सकते हैं। ऐसा एक किस्सा नेपाल से जुड़ा हुआ है जहां पर आपने नेपाल पुलिस को चौंका दिया था अपने इन्फॉर्मेंट्स की नेटवर्क के बलबूते पे। वो किस्सा क्या था, संक्षेप में सुनाइए। किस्सा ऐसा था कि 2005 में मैं कांदीवली यूनिट का, क्राइम ब्रांच यूनिट का इंचार्ज था। मैं था, मेरे कलीग थे अविनाश धर्माधिकारी। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि छोटा राजन के एक कंटेनर में वेपन्स आ रहे हैं, इंपोर्टेड वेपन्स बैंकॉक से आ रहे हैं, जिनको भरत नेपाली भेज रहा है। हम लोग गए, 38 इंपोर्टेड वेपन, साइलेंसर्स, 4-5 हज़ार राउंड्स वगैरह हम लोगों ने सीज़ किए। तो मार्केट में अभी गैंगस्टर सबसे पहले ये पूछता है डॉन कि इन्फॉर्मेशन किसने दी। डॉक्स में जाके प्रदीप शर्मा वेपन सीज़ कर रहा है, तो कोई ना कोई इनसाइडर ही होगा। तो उनको बालू ढोकरे, जो उसका खास शूटर था, वो मलेशिया में रहता था, कुआलालंपुर में। अब ये गैंगस्टर जैसे आज के ज़माने में लॉरेंस बिश्नोई क्या करता है, खुद तो यहाँ है, रोहित गोदरा को एक जगह बैठाया है, बॉक्सर को एक जगह बैठाया है, गोल्डी बरार को एक जगह बैठाया हुआ है। ऐसे राजन भी वही करता था। तो उसका ये वहाँ मलेशिया में था, बालू ढोकरे। तो कुछ दिन बाद इन्फॉर्मेशन आई कि बालू ढोकरे का मर्डर हो गया, वो जहाँ रहता था उसके घर में ही। तो नाम आया, कमल नेपाली उसका सर्वेंट था। तो राजन ने कमल नेपाली को बोल के उसका गला कटवा दिया था। तो हम लोगों को सब इन्फॉर्मेशन मिली कि रवि पुजारी फॉर्म में आ रहा था। रवि पुजारी मतलब खिड़की दरवाजे पे फायरिंग करने वाला गैंगस्टर। मैं हूँ डॉन, खुद को मैं हूँ डॉन बोलने वाला। छोटा राजन के पैटर्न पे खुद को बिल्डअप कर रहा था। हाँ, बिल्डअप कर रहा था। तो इन्फॉर्मेशन थी मुझे, अविनाश धर्माधिकारी को, और दिल्ली स्पेशल सेल के 1-2 ऑफिसर्स थे, नेपाल में है। तो मैंने परमिशन मांगी सुपीरियर से, तो बोले वहाँ कैसे ऑपरेशन करेंगे हम लोग। तो मैंने बोला सर मैं छुट्टी डाल के जाऊँ क्या उधर, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों ने लीव ली,
काठमांडू गए, 4-5 दिन रहे। वहाँ के एक यादव डीआईजी थे, उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे हम लोग। उसी समय नेपाल में काठमांडू में फायरिंग हुई। जो कमल नेपाली, जो इसका कुक था बालू ढोकरे का, जिसने बालू ढोकरे का कत्ल किया था, मर्डर किया था मलेशिया में, उस पर फायरिंग हुई थी, उसका मर्डर हो गया काठमांडू में। और ऑफिसर हमारे सामने था, उसको फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसा कमल नेपाली। तो हमको तो पूरी स्टोरी मालूम थी उसकी, तो बताया कि सर ये तो राजन ने कराया है ये काम। तो बाद में रवि पुजारी को मालूम पड़ा, 3 दिन पहले वो वहाँ से शिफ्ट हो गया था। हाँ, तो आपने जो तरीका अपनाया था या जो आपको कहा गया एनकाउंटर्स वाला तरीका अंडरवर्ल्ड से निपटने का, तो इसमें ये भी हुआ कि आपके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए, आपको जेल भी जाना पड़ा। कई सारे आप ही की तरह दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी भी मेरे परिचित हैं, उनके भीतर ये भावना रही कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने या फिर जो सत्ताधारी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने हमारे साथ यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई, हमारा इस्तेमाल किया और फिर हमको छोड़ दिया। क्या आप में भी ऐसी भावना है? हाँ, बिल्कुल है ऐसी भावना, क्योंकि मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आया था, पहली बार मुंबई आया था। मेरा यहाँ किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। मैंने जो भी किया सोसाइटी के लिए किया। डिपार्टमेंट ने मुझे गैंगस्टर्स को न्यूट्रलाइज करने को बोला, तो मैं पुलिस ऑपरेशंस किए, कुछ मर गए, हज़ारों गैंगस्टर्स पकड़े हम लोगों ने। लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आती है तो हमको जो सपोर्ट चाहिए था, ये पॉलिसी तो स्टार्ट की थी गोपीनाथ मुंडे सर ने, बुलेट फॉर बुलेट। लेकिन फिर उसके बाद गवर्नमेंट वगैरह चेंज हो गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उसने हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्री ऐसा ट्रीट किया जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। अभी भी उस बात का हमको मलाल है। आपने खुद भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। आप 2019 में आपने चुनाव भी लड़ा था। अब आप कानूनन चुनाव तो नहीं और लड़ इससे सकते। पहले मैं एक बात और बता दूं, जो आपने पहले क्वेश्चंस पूछा पुलिस का, जी। तो मेरा, सालस्कर का, प्रफुल्ल भोसले, आंग्रे, इनका नाम ऐसा हाउस होल्ड हो गया था कि कोई भी अगर किसी को भी थ्रेटनिंग कॉल या कोई भी किसी को भी मतलब कोई केस बड़ा होता है तो जो कंप्लेंट होता है वो सीपी सर को मिलता है। वहाँ जाके बोलता था सर हमारा केस प्रदीप शर्मा को दो, हमारा केस सालस्कर को दो। जी बिल्कुल, वो तो हमने देखा है। हाँ, खुद तो कि लोग सामने से मांग करते हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों से कि इनके पास में केस दिया जाना एक चाहिए। वो भी वजह थी, ये सामने वाले लगता था कि हम लोग इतने बड़े ऑफिसर हैं और हमको इनके नाम सजेस्ट किए जा रहे हैं, तो वो भी एक वजह थी। टाइम मैगजीन में मेरा एक इंटरव्यू आया था। टाइम मैगजीन में, मुझे तो टाइम मैगजीन क्या, उस समय जिसने इंटरव्यू लिया मुझे मालूम ही नहीं था टाइम मैगजीन कोई होती है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं मैंने टाइम मैगजीन। तो मैगजीन में मेरा फ्रंट पेज पे फ़ोटो आया, बड़ा इंटरव्यू आया, उससे भी बहुत सी रीजंस, मतलब जी, जिसकी वजह से वैसे तो हर डिपार्टमेंट में पॉलिटिक्स होती है, कॉरपोरेट्स में भी होती है, लेकिन हमको पॉलिटिक्स खेलनी आई नहीं। लेकिन आपने चुनाव तो लड़ा 2019 में। हाँ। अब आप कानूनन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में आपकी पत्नी या परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा? अभी फ़िलहाल तो हम लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं, जो भी सोसाइटी ने हमको दिया है, मैं और मेरा परिवार, मेरी फैमिली, हमारे दोस्त सब रिपे करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी 2 एम्बुलेंस चलती हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फ्री मेडिसिन हम लोग घर घर जाके चेक करते हैं। जैसे केजरीवाल जी का जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, उससे एक कदम आगे जाके हम लोगों ने एमबीबीएस डॉक्टर एम्बुलेंस में बैठाया हुआ है, नर्स है, मेडिकल स्टाफ है, फ्री मेडिसिन है, डेज और टाइम फिक्स है, एरिया में जाके उनको पेशेंट्स की लाइन लगती है। खास करके कई इलाकों में प्रदीप शर्मा फाउंडेशन की ओर से जो काम होता है, उसकी वजह से काम कर रहे हैं हम लोग। शर्मा जी, राज ठाकरे से आपकी हाल ही में मुलाकात हुई, इस फिल्म के सिलसिले में ही आप गए थे फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ में। लेकिन एक और भी किस्सा आपका राज ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है। राज ठाकरे की आपने जान बचाई थी, राज ठाकरे की हत्या होने वाली थी, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की। वो किस्सा क्या था, संक्षेप में बताइए। मैं और मेरे मित्र अविनाश धर्माधिकारी, हम लोग कांदिवली क्राइम ब्रांच में कार्यरत थे। तो उस समय हम लोग कुछ नंबर्स पे काम कर रहे थे, तो अचानक राज साहब का नाम आने लगा उसमें और डिस्कशन होने लगा। तो हम लोगों ने, तब राज साहब शायद कोकन का दौरा करने वाले थे, तो हम लोगों ने ये बात
हमारे जॉइंट सीपी मीरा वरुणकर मैडम उनको बताई, उन्होंने एएन रॉय सर को बताई थी, और एएन पुलिस कमिश्नर थे उस समय, और उन्होंने शायद राज सर को बुलाया था और बताया था ऐसा ऐसा तुमको थ्रेट्स हैं, ऐसा ऐसा। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, लेकिन वो खतरा आपकी वजह से टल गया था, उनको अलर्ट कर दिया गया था। हाँ। तो उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया था। ऐसा ही एक बार नारायण राणे सर के बारे में हुआ था, दाऊद गैंग से उनको हमेशा थ्रेट्स रहे, तो उनका भी सिंदूर वगैरह कोई दौरा था, तो उनको भी हम लोगों ने इंटीमेट किया था कि सर थोड़ा अवॉइड करो हो सके तो उन्होंने अवॉइड किया था। तो जब आपने राज ठाकरे को ये बात बताई मिलकर कि उनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि कौन उनकी हत्या कराना चाहता है और क्या था वो मामला? नहीं, इतना हम लोगों ने बोले सर इतना ही बता सकते हैं। उनको ये बात आज भी याद है? किसको याद नहीं होगी। एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी बार आप जब विवादों में आए वो था एंटीलिया कांड, जिसमें कि एक गवाह था मनसुख हिरन, उसकी हत्या के आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले पर आज आप क्या बताना चाहेंगे हमें? बेसिकली इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस्ड है, कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद प्रदीप शर्मा जी हमसे इस बातचीत के लिए, और मुझे उम्मीद है जैसे कुछ किस्से कहानियाँ आपने इस इंटरव्यू में सुनाए हैं, तो ये जो फिल्म आ रही है अब तक 112, उसमें ऐसे और भी कई सारे किस्से हमें देखने मिलेंगे। धन्यवाद।